Let consider a conducting wire of length L, कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ L है। इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जैसे ही हम इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक सेल लगाते हैं V पोटेंशियल का, तो इस पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाता है, स्टेबलिश हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव की तरफ चलने लगते हैं। तो जब ये चलते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी Vd है। तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम टेकन T इक्वल टू L ओवर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, L ओवर Vd। ये टाइम लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को L डिस्टेंस कवर करने में, कंडक्टर के नेगेटिव से कंडक्टर के पॉजिटिव तक आने में। अब नेक्स्ट है, मान लीजिए कि इसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो एक यूनिट वॉल्यूम है और इस यूनिट बहुत सा वॉल्यूम है। इस वायर का तो वॉल्यूम ज़्यादा हो, कितना लंबा वायर होगा उस हिसाब से होगा, लेकिन ये एक यूनिट वॉल्यूम है। वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स, let the number of electrons in a unit volume V small n। यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसा कंसीडर करते हैं। जब यूनिट का मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना है तो पूरा वायर का वॉल्यूम होगा, उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वायर के इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर और कंडक्टर जो भी है इनटू वॉल्यूम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। टोटल वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये L लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो फॉर्मूला होता है A इंटू N। तो ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल e, तो इन सब का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू ALNE। ये हो जाएगा इसका टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है और इस टोटल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन या चार्ज को फ्लो होने में टाइम लग रहा है T। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q ओवर T, ये फॉर्मूला होता है। तो I इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है? ALNE और टाइम का फॉर्मूला क्या बचा है? टाइम का रिलेशन है L अपॉन Vd। L से L कैंसिल और Vd यहाँ मल्टीप्लाई, I इक्वल टू NEA Vd। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकल आया
इसको आप एक बार नोट करें और रिवीजन में इसको आप लिखते हुए नोट करें तो आपको बेहतर तरीके से रिवीजन हो सकता है। देखिए, अगर आप पढ़ते हुए इसका रिवीजन करते हैं, फिर लिखते हुए और रिवीजन करते हैं, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस समय पेन और नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, जिससे आप इसको नोट भी करें। नोट करने से क्या होता है कि हमें वो अच्छे से रिवीजन हो जाता है, अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो रिलेशन इन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन है। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि I इक्वल टू, अभी लास्ट फॉर्मूला क्या था, NEAVD, I और VD में ये रिलेशन होता है, VD सफिक्स में भी। तो फिर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी J इक्वल टू I ओवर A, J इक्वल टू NEAVD ओवर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, J इक्वल टू NEVD। ये हमारा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाउंड होता है। देखिए बच्चों, ओम्स लॉ, इसको हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, वही वाला ये ओम्स लॉ है। ओम ने क्या बताया, उन्होंने कई डिफरेंट कंडक्टर्स के वायर लिए, डिफरेंट लेंथ थी, डिफरेंट थिकनेस थी और डिफरेंट सेल लिए, कोई 2 वोल्ट का, कोई 1.5 वोल्ट का, कोई 6 वोल्ट और 12 वोल्ट, और उन्होंने उनको वायर को उनसे पोटेंशियल अप्लाइड किया। तो जैसे उनमें पोटेंशियल अप्लाइड किया, उनके एंड्स पर, वायर के एंड पर पोटेंशियल लगाया, तो उसमें एक अमीटर लगा हुआ था, वो अमीटर उसमें करंट को रीड कर रहा था करंट को रीड करता है। तो जो करंट को रीड करता है, तो उसके बेस पर ओम ने अपना एक लॉ डिफाइन किया, लॉ बनाया। वो लॉ क्या था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल, करंट is directly proportional to applied potential। ये उनका इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied potential on conductor at constant temperature, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। क्या टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज हो रही है, तो करंट अप्लाई, the electric current is directly proportional to applied potential at constant temperature। इसी से डेफिनेशन और डेफिनेशन से फॉर्मूला। अब यहाँ से दैट इज, इसको हम नोट कर रहे हैं V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि बेस में पोटेंशियल अप्लाइड किया है, उसके बाद करंट आया है। तो बेस में हमारा पोटेंशियल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। यहाँ R एक कांस्टेंट है, R इज ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम नोन एज रेसिस्टेंस, इसे हम रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। जो ये R हमारा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ओम्स कांस्टेंट कह सकते हैं या उसे हम रेसिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से रेसिस्टेंस का डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले कि रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V ओवर I। तो यहाँ से बोल सकते हैं
द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया और यहाँ से रेसिस्टेंस की डेफिनेशन हो गया। अब ये रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, तो ऐसा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी हो गया रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, वो होता है ओम। इसको इस लेटर से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर ओम, और ये फॉर्मूले से होगा वोल्ट पर एम्पियर। तो हम नोट कर सकते हैं ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ये 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है कौन? 1 ओम। तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है जनरली में, अगर हम उसको सीखना चाहें, बताना चाहें तो क्या है, जो कोई जानता नहीं है हाँ रेसिस्टेंस क्या, व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो जिसको पता है वो तो ये समझ लेगा, लेकिन नहीं पता हमें किसी रूड व्यक्ति को बताना है कि व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो जिस तरह से रोड पर ब्रेकर होता है, तो ब्रेकर हमारे व्हीकल की स्पीड को डिक्रीज कर देता है, ऐसे ही वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, फ्लो होता है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को लो कर देता है कौन? रेसिस्टेंस। रोड पर ब्रेकर स्पीड को डिक्रीज करता है, वायर के अंदर रेसिस्टेंस करंट को डिक्रीज करता है। तो ऐसे समझ लीजिए ये एक तरीके का ब्रेकर होता है जो करंट को डिक्रीज करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है? जो वायर के अंदर रेसिस्टेंस होता है, जो करंट को रोकने का काम करता है, स्लो करता है, डाउन करता है, लो करता है, वो किस किस पर डिपेंड करता है? तो नंबर 1, रेसिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही करंट को डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। थिकनेस अगर वायर का ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और थिकनेस कम होगा, थिन वायर होगा तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी थिन वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और थिक वायर का रेसिस्टेंस कम होता है। थर्ड पॉइंट है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। कॉपर का मटेरियल है, आयरन का है, और क्या है, जिंक है, क्या है, तो उन पर सभी पर डिपेंड करता है कि नेचर क्या है मटेरियल का। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ये नेचर ऑफ मटेरियल मींस रेसिस्टिविटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस उन्होंने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ में क्या कहा था? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर अगर वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो रेसिस्टेंस भी कम ज़्यादा होगा, चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर का फर्क इस पर भी पड़ता है। रेसिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेसिस्टेंस भी कम होता है। बहुत ज़्यादा वैल्यू का नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा होता ही है। ऑन कंबाइनिंग, इन सभी फॉर्मूलों को कंबाइन कर दिया जाए, ऑन कंबाइन कर दिया जाए तो आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये फॉर्मूला आता है। आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो रेसिस्टेंस है, और ये जो नेचर ऑफ मटेरियल की जगह यूज किया गया है, जो रो है वो है
रेसिस्टिविटी ये रेसिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो रो जो है हमारा वो रेसिस्टिविटी है। अब यहां से रेसिस्टिविटी से फॉर्मूला ऐसे भी होगा, रो इक्वल टू आर एल ओवर ए। यहां दिख रहा है ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी में हो गया। अब रेसिस्टिविटी किसी का निकालना है तो आर एल ए लगा देंगे तो रेसिस्टिविटी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जो रेसिस्टिविटी है वो एल और ए पर डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स होती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड करती है। ये एल और ए, लेंथ और ए पर डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स होती है। कॉपर के लिए फिक्स है, आयरन के लिए फिक्स है, सिल्वर के लिए फिक्स है। तो ये सभी मटेरियल्स के लिए फिक्स होता है। यानी ये भी रेसिस्टिविटी कॉपर का अगर कोई 2 मीटर का वायर है और कॉपर का 4 मीटर का वायर ले लिया तो यहाँ पर एल चेंज हो गया, तो उससे कहा जाए कि क्या ये रो भी चेंज हो जाएगा? डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि रेसिस्टिविटी कांस्टेंट फंक्शन है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो ये फिक्स है, ये एल और ए के साथ चेंज नहीं होता, इसको ध्यान रखें। ये एल और ए के साथ चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है।